नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब मंच पर। आज हम लोग बात करेंगे जो तेजस्वी यादव हैं उनके ऊपर में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि राजद जो है उसको 25 सीट मिली है इस विधानसभा चुनाव में और कई तरह की जो है आरोप पार्टी पर लगाई जा रही है पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसमें से एक आरोप है संजय यादव को लेके। संजय यादव जो कि रहने वाले हैं हरियाणा के, और उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट तेजस्वी यादव से मिलने में वो रोड़ा बने रहे और नहीं मिलने दिया गया। लगातार अभी जो राजद जो है लगातार काम कर रही है कि हम हमारे हारने का कारण क्या क्या है तलाश रही है, और इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा मैंने भी कुछ बड़े कार्यकर्ताओं से बात किया जो काफी पुराने हैं। उन्होंने भी कहा कि ज्यादातर चर्चा जो है संजय यादव को लेकर लेकर है। लेकिन क्या सिर्फ संजय यादव जिम्मेवार है? क्या पार्टी में हर एक निर्णय वह ले रहे थे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो तेजस्वी यादव हैं 2015 के चुनाव में वो तो साथ में नीतीश जी के साथ में लड़ रहे थे, तो वहां पे पता नहीं चला कि तेजस्वी यादव की अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, अपनी जो लीडरशिप है क्वालिटी वो कैसी है। तो नीतीश जी के साथ में रहे तो पारघट लग गए। 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल काम किया तेजस्वी के लिए, और इसीलिए काम किया कि चिराग ने लगभग 35 सीटों पर सीधे सीधे महागठबंधन को बढ़त दिलाया। अब चिराग मॉडल के कारण 2020 में भी तेजस्वी का जो एक्चुअल जो स्वरूप है लीडरशिप का वो मतलब छुपा रहा। लेकिन 2025 में जब एंटी इनकम्बेंसी है, पिछला 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, इसके बावजूद तेजस्वी यादव पूरी तरीके से विफल साबित हुए। तो सर्वे हुआ था पहले राजद के द्वारा भी, और सर्वे बीजेपी ने भी कराया था। बीजेपी ने तो 3-3 सर्वे कराया जैसा मुझे ज्ञात हुआ है। और बीजेपी के सर्वे में आ रहा था कि बहुत टसल चल रहा था, मतलब बहुत सारे जगह पे बीजेपी जो है पीछे थी, यानी कि एनडीए का ही सर्वे था, वो कंबाइंड ही बोल सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी करा रही थी। तो वो सर्वे में जो है टसल दिख रहा था, बहुत आमने सामने की लड़ाई दिख रही थी। तो उसको भेदने के लिए, उसको पार करने के लिए उस बाधा को उन्होंने जो है 10-10 हजार रुपए जो है लोगों को दिया। इसके अलावे महिलाओं को दिया। इसके अलावे जो है पेंशन भी 400 से बढ़ाकर 1100 किया। मतलब जो बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट्स में जो खामियां थी, जो जो पता चला कि हमारे खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, 20 वर्षों का नीतीश जी के चेहरे के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, तो उस पर उन्होंने काम किया। लेकिन दूसरे तरफ यदि आप देखिएगा तेजस्वी यादव का, तो इन्होंने क्या काम किया। पप्पू यादव को तो ये तो मंच पे चढ़ने नहीं देते। तेजस्वी यादव को या फिर उनके जो साथ में रहते हैं, जो भी उनके कर्ता धर्ता है, या फिर संजय यादव का जैसा नाम लिया जाता है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है बहुत सारे लोगों से। देखिए, कन्हैया कुमार जिसको कि फॉर फ्रंट पे रख सकती थी एक यूथ चेहरा के रूप में, और फिर एक अच्छे वक्ता के रूप में भी मंच दिया जा सकता था कन्हैया कुमार को पूरे बिहार में, लेकिन कन्हैया कुमार को पीछे कर दिया गया। मतलब स्टार प्रचारक में कहां कहां वो गए। हमने तो बहुत सारा जगह पर कवर किया अपने डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वहां तो कन्हैया कुमार नजर भी नहीं आए। तो कन्हैया कुमार को लेकर जो है जिस तरीके से दुर्भावना जो है राजद के कार्यकर्ताओं में तो कम, लेकिन जो वरिष्ठ जो लोग हैं राजद के अंदर में, जो नेतागण हैं, इनके अंदर में कन्हैया कुमार के प्रति जो मतलब पूर्वाग्रह है या दुर्भावना है, या लोगों को लगता है, हो सकता है तेजस्वी यादव को ये भी लगता हो कि कहीं जो है पैरेलल एक फेस खड़ा ना हो जाए, तो कन्हैया कुमार को पीछे कर दिया गया। पप्पू यादव को बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। तो पप्पू यादव ठीक है, वो निर्दलीय भाई जीते हैं और तमाम तरह का, लेकिन एक चीज तो दिख जाता है ना, एक पूर्वाग्रह दिख जाता है, एक डर दिख जाता है कि पप्पू यादव मतलब पप्पू यादव को लेके सहज नहीं है। सिर्फ पूर्णिया में जाने के बाद में राहुल गांधी सहज हुए और लोग सहज हुए, लेकिन ऐसे आम जो प्लेटफॉर्म है, जो पटना का प्लेटफॉर्म है, इसमें कहीं से भी तेजस्वी यादव सहज नहीं दिखे। तो तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से भी प्रॉब्लम। फिर जब बातें आई मुसलमानों की, तो मुसलमान का कौन सा फेस इनके साथ में जो है
पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए जा रहा था। कोई बड़ा फेस था क्या? एक आध दो बाहर से लाए गए, वो भी कुछ दिनों के लिए, तो उससे तो नहीं होता है ना। कोई मुस्लिम फेस जो है, अभी चूंकि बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है पूरा एकदम बोला जा सकता है कि पीछे चला गया, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जैसा जो है चेहरा यहाँ पे आके जम गया है और 5-5 सीट लगातार जीता दो इलेक्शन में। जो मुस्लिम फेस है वो पूरी तरीके से जो है अभी खाली दिख रहा है। अब कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं दिखेगा, और कुछ लोग थे वो भी हार गए, दरकिनार कर दिए गए। तो जो मुस्लिम जो वोट्स था, जो आरजेडी के तरफ आता था, सीमांचल में भी कहा जा रहा था, आरजेडी के द्वारा दावा किया जा रहा था और इनके बहुत सारे नेताओं के द्वारा, कि वहां पर मुसलमानों का वोट इस बार आरजेडी को आएगा। लेकिन जब वोट काउंट्स आने स्टार्ट हुए तो वहां साफ दिख गया कि आरजेडी तो तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर चुप आरजेडी इसीलिए तीसरे नंबर पे है कि सारा मुसलमान का वोट तो असदुद्दीन ओवैसी को मिल गया। कई सीटों पर 5 तो वो जीत गए, 4-5 तो ऐसे थे जहां पे उनकी पार्टी सेकंड नंबर पे थी। और सेकंड नंबर पे कौन रहा? तो जदयू, सेकंड नंबर पे लोजपा, सेकंड नंबर पे और जो पार्टियां हैं ये सारी रही। तो राजद और कांग्रेस तो नजर भी नहीं आया सेकंड नंबर पे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में बहुत सारे सीटों पे, क्योंकि इनका जो वोट बैंक था वो सीधे शिफ्ट कर गया। तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं से एक ये भी मैसेज गया जब मुकेश सहनी को अनाउंस किया गया कि भाई हम तो जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक उप मुख्यमंत्री मुसलमानों से भी बनाया जाना चाहिए था या फेस दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया आरजेडी के द्वारा। जो कि आरजेडी दावा करती है कि मुसलमान का तो वोट हमको आएगा, कांग्रेस दावा करती है कि हाँ भाई महागठबंधन के पास में मुस्लिमों का वोट आएगा। मुकेश सहनी को आगे कर दिया जाता है। मुकेश सहनी जो है अब कितना वोट पूल करा पाए, ये मतलब अभी तक कह सकते हैं कि इसका रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है। अभी तक पता नहीं चला है कि उन्होंने कितना वोट पूल किया। और लेकिन चेहरा चमकाने के नाम पे या फिर साथ में भ्रमण करने के नाम पे, अपना चेहरा आगे करने के नाम पे मुकेश सहनी खूब राजनीति इस मामले में करते हैं और उनको स्पेस भी देते हैं। मतलब तेजस्वी को खासकर लगता है कि मुकेश सहनी जो है उनको वोट दिला देंगे, लेकिन मुकेश सहनी लगातार जो है पिछड़ते जा रहे हैं। जो मुकेश सहनी की जो पार्टी है और जो सहनी की राजनीति है उस पे भी बीजेपी की बहुत कड़ी नजर है इनके ऊपर में, जिस कारण से 2 मंत्री बनाए गए हैं। फिर आगे चलिए, जो तेजस्वी यादव का जो स्पीच था वो बहुत धारदार नहीं था। जहां जा रहे थे वहां मतलब बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का बहुत ही अभाव दिख रहा था। जहां जा रहे थे वहां अलग अलग चीजें तो बोल रहे थे, नौकरी के बारे में बोल रहे थे और चीजों के बारे में, लेकिन जो एक सजा हुआ जो स्पीच होता है, जो तैयार किया जाता है बोलने के लिए, जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर का भी यूज किया जाता है, इस तरह का कोई न तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, न तो इस तरह का कोई जो है स्पीच उनको दिया गया। तो स्पीच जो दिया जा रहा था जो एनडीए के नेताओं को, जैसे नीतीश कुमार भी जो स्पीच पढ़ रहे थे, या फिर जो स्पीच जो है नरेंद्र मोदी ने पढ़ा, उसको आप देखिए, उसको सुनिए। वो जो है एकदम सजा हुआ है और हर एक चीजों पे बोला जा रहा है। बहुत मतलब एक गहन विश्लेषण है उसमें, तथ्य हैं उसमें, और मतलब हमले भी है, जो अपोजिशन है उस पे हमले हैं। लेकिन इनका जो स्पीच है इसमें किसी भी प्रकार का जिस तरीके से बहुत बेबाक होके अटैक करना चाहिए था केंद्र सरकार को, बेबाक होके अटैक करना चाहिए था जो यहाँ पे 20 साल से लगातार नीतीश कुमार बने हुए हैं, डेटा के साथ में करना चाहिए था। जिस तरीके से यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो सारा डेटा, एनसीआरबी का डेटा और जो डेटा है, बहुत सारा माल न्यूट्रिशन का डेटा है, बहुत सारा शिक्षा विभाग का डेटा है, इतने सारे ऑफिसर्स पकड़े गए उनका डेटा है, इतना सारा पेपर लीक हुआ उसका डेटा है। तो वो सारा कहीं कुछ दिख नहीं रहा था कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का जो चेहरा था, बड़ा चेहरा, वो उस तरीके से चुनाव के पहले तो आया, लेकिन चुनाव के दरमियान जब चुनाव चल रहा था और चुनाव चढ़ रहा था, उस समय कांग्रेस का मतलब उस तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। राहुल गांधी भी विदेश चले गए थे और राहुल गांधी को जिस समय यहाँ जरूरत थी उस समय वो यहाँ नहीं दिखे। तो कांग्रेस का भी जिस तरीके से मतलब मिलना चाहिए था साथ, वो नहीं मिला।
तो इसमें किसका दोष है? इसमें संजय यादव का दोष थोड़े है। संजय यादव थोड़े नेता प्रतिपक्ष है या फिर आरजेडी के सारे कर्ता धरता है। तो ये भी बात। प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को आरजेडी ने बना दिया, मंडल जी को, जो बुजुर्ग है, जो सही से मतलब अगर उनको चलने के लिए कहा दिया जाए तो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं। उस स्थिति में मतलब एक सिर्फ कहने के लिए जो है एबीसी कैटेगरी के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बन गया। तो क्या डर रहे हैं तेजस्वी यादव की नया कोई चेहरा आएगा तो वो भी हमारा पैरेलल खड़ा हो जाएगा? ये तो कहीं ना कहीं डर है। ये क्यों डर है? ये कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? तेजस्वी यादव को कोई नया चेहरा क्या नहीं मिलता है क्या? तेजस्वी यादव को कोई नया चेहरा अगर वो लाएंगे तो क्या लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्या? ईवीसी कैटेगरी से, अपनी ही पार्टी से किसी को क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं जो यंग हो, जो ऊर्जावान हो? एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। ये तो मतलब अभी कांग्रेस में ऐसा ही परंपरा चल रहा है, जो एकदम मतलब डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। वो निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष मंडल जी का कितना रैली हुआ बताइए? प्रदेश अध्यक्ष भी तो जाता है ना, आप देखे होंगे। दिलीप जायसवाल बीजेपी के हैं, चाहे जदयू के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग जाते हैं ना अलग अलग जगहों पे अपने प्रचार अभियान में। अब मंडल जी कितना जगह पे गए? तो प्रदेश अध्यक्ष भी एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो सिर्फ मतलब बोल सकते हैं कठपुतली है। वो मतलब समझ से बाहर है। मतलब इतने बुजुर्ग व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, जब आप कह रहे हैं युवाओं की बात और तमाम तरह की बात, तो फिर था महिलाओं का जो होना चाहिए था, जिस तरीके से सहभागिता या महिला फ्रंट, जिस तरीके सिर्फ टीवी पे महिला प्रवक्ता दिखती है इनकी, जो मंच होते हैं जहां से एक्चुअल में महिला प्रवक्ता को जगह दिया जाना चाहिए राजद के मंचों से, वहां पे जगह नहीं मिलता। और आपको बहुत जो है जैसे अब रितु जायसवाल का ही टिकट काट दिया गया। किसको तुष्टीकरण करने के लिए काटा गया सब लोग जानता है। और वो कौन से जगह पे चले गए? जिनको टिकट दिया गया रितु जायसवाल के सीट से, वो तो तीसरे नंबर पे चले गए। रितु जायसवाल का टिकट क्यों काटा गया? वो तो लगातार काम कर रही थी और वो तो कम से कम फ्रंट संभालती। वो तो जो वीमेन सेल है उसका अध्यक्ष थी राजद का, वो फ्रंट संभालती। उनको हटा दिया गया, पता नहीं किसके कहने पे हटा दिया गया। रामचंद्र पूर्वे की बहू को दे दिया गया टिकट, लेकिन उनका क्या हस्त्र हुआ? वो तो 3rd नंबर पे चले गए। और फिर वही हुआ के 3 पात बीजेपी फिर वहां से जीत गई, क्योंकि बीजेपी का वहां ऑलरेडी यादव समुदाय से कैंडिडेट लड़ रही है, गायत्री देवी, वो यादव समाज से आती है। और वहां पे आप रामचंद्र पूर्वे को बहू को लड़ा रहे हैं, वंशवाद कर रहे हैं आप फिर से। तो एक ये भी कारण रहा कि महिला का अट्रैक्शन, और दूसरे तरफ महिलाओं को लेके जो जिस तरीके से अग्रेसन था उनके वोट्स को लेके, और उनके प्रति जो योजनाएं रही पिछले 20 साल में लगातार बढ़ते चला गया। 130 प्लस योजनाएं हैं महिलाओं के लिए बिहार में। तो वो तो वोट जो है उनका कैटर कर ली। और जो है पूरा का पूरा बताया ये जा रहा है कि जब सर्वे हुआ तो 65 से 66%, 65% मान लीजिए आमतौर पे, मतलब अनुमान था, लगभग 65% आ रहा था कि महिलाओं का वोट एनडीए को जा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? लास्ट में जो सर्वे हुआ उसका रिपोर्ट आ रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़े पैमाने पे महिलाओं का वोट क्यों गया? क्योंकि महिला इनका सेल नहीं है, इनका विंग नहीं है। फिर है अनुशासन। जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, वो अनुशासित नहीं है। अब कुछ भी लिख दे रहे हैं फेसबुक पे। अब इनके कार्यकर्ता हैं, अब ये मंडल जी बोल रहे थे इनके प्रदेश अध्यक्ष कि भाई गाना तो बनवाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा गाना बनवाया जा रहा है। कितना मतलब बेतुका चीज है। अरे आपका खुद वो कार्यकर्ता, वो टुनटुन यादव, खुद जाके लालू यादव के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है। कई कार्यकर्ता हैं जो फोटो खिंचवाते हैं और बाद में फिर इंटरव्यू देके भी बोल रहा है कि हाँ भाई हम तो आरजेडी के सपोर्टर हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बनवा दिया। तो फिर आपने उस समय चुनाव के ऐन वक्त पे, मौके पे, चुनाव के पहले जब वो गाना था, पता आपको,
तो क्यों नहीं एफआईआर किया कि भाई इस तरीके का गाना जो है जातिवादी गाना या फिर पार्टी पॉलिटिक्स को लेके जो बनाया गया गाना है, इसको डिलीट करवाया जाए सभी प्लेटफॉर्म से। उसको क्यों नहीं अरेस्ट आपने करवाया? वो तो बजता रहा, पूरा पूरा का पूरा बजता रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लेकर जो है चुस्की भी लिया और पूरा हमलावर दिखे एक्चुअली इन चीजों पे। तो अनुशासन का घोर अभाव, अनुशासन का कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। आसमान में चुनाव लड़ा जा रहा है, आसमान में चुनाव लड़ने से क्या होगा? यही रिजल्ट आएगा जो आया है। तो तेजस्वी यादव को अभी तक जो स्वतंत्र रूप से, जैसे इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा है, ऐसा चुनाव पहले नहीं लड़े। 2010 और 2020 में जो है इनको जो है गॉड सेंड, मतलब ईश्वर का हाथ जो है मिल गया, जो इनको सहायता किया। मतलब बोल सकते हैं कि एक तीसरा जो है शक्ति जो है काम किया, जिसके कारण इनकी जो है लज्जा, थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। नहीं तो ये जो आमने सामने की जब आज लड़ाई हुई है, तो जिस तरीके से पूरा बिखर गया महागठबंधन। कांग्रेस के पास में तो ऐसे भी कार्यकर्ता नहीं है, उसके पास तो बूथ कार्यकर्ता तक नहीं है, उसके पास तो बहुत सारा दिक्कत है। कांग्रेस जहां जहां लड़ी, तो कांग्रेस तो ऐसे खत्म थी कहानी। उनके नाम पे कौन सा वोट मिल रहा है बिहार में, मुझे नहीं पता। जब वो अकेले लड़ती थी तो 6% वोट लाई थी 2010 में। तो इनका क्या है पता नहीं। मतलब इतना 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 सीट पे अगर लड़ जाए तो कोई भी पार्टी जो है, जो 50 साल पुरानी पार्टी, इससे ज्यादा जो है वोट प्राप्त करे। लेकिन इनका जो है वही 5% 6%, वो भी बहुत सारा फैक्टर है उसमें मिलने का। कास्ट का फैक्टर है, कोई लोकल आदमी को दे दिया उसका फैक्टर है ना, कोई बड़ा आदमी ले लिया पैसा वाला टिकट, उसका फैक्टर है। तो थोड़ा बहुत वोट जो है मिल जाता है। तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से राजद के साथ में कोऑर्डिनेशन में नहीं दिखी, और इसका अंततः परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस तो डूबी ही, आरजेडी को भी डुबा दी। तो बहुत सारा ऐसा फ्रंट है जहां पर आरजेडी का जो है समन्वय नहीं था, और जो पार्टी कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए उस पे एकदम काम नहीं हुआ इनके द्वारा। और मतलब बहुत सारे फ्रंट पे काम नहीं हुआ, सिर्फ आसमानी बातें, हवाई बातें, जमीन पे कुछ नहीं। जमीन पे ना कोई मीटिंग ना कोई कुछ। जो पार्टी के कार्यकर्ता रुष्ट हो गए थे उनको भी नहीं मनाया गया। कुछ लोग बोल रहे थे, मैं तो एक आध दो लोगों से बात किया आरजेडी का, वो लोग कह रहे थे कि जब लालू जी थे हमारे तो फोन कर लेते थे, लोगों से बातचीत कर लेते थे यदि कोई रुष्ट होता था तो। एक बार ऐसा भी हुआ कि कोई एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि एक कार्यकर्ता था, वो रुष्ट हो गया, वो गरीब था, तो मतलब उसको गाड़ी भेजवा के बुलाया गया पटना मिलने के लिए। बोले कि अब उसके घर तो हम जाएंगे तो फिर उसको व्यवस्था करना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति उसका उतना सक्षम नहीं था, लेकिन लीडर था अपने जगह पे। तो बोले कि अच्छा है कि हम उसको गाड़ी से बुलवा ले और मिल ले यहीं पटना में। तो ये जो संवाद था ना कार्यकर्ताओं के साथ में लालू प्रसाद यादव का, ऐसा संवाद का एकदम कमी है। लेकिन दूसरे तरफ आप देख लीजिए, अमित शाह आए थे, अमित शाह ने कई लोगों को बैठा दिया, बड़े बड़े लोगों को। अश्विनी चौबे के जो है बेटा को बैठा दिया। यहाँ पे नगर निगम की अध्यक्ष है, उनके बेटा शिशिर कुमार को बैठा दिया गया पटना में। तो इस तरह का कार्य जो है आरजेडी के द्वारा नहीं किया गया। तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने कुछ बातों को रखा है जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी में जो है समन्वय की बहुत घोर कमी है। तो कैसा लगा बातचीत, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।